हेलो, हिंदी की इस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर संजू आप लोगों को बीए पार्ट 3 के पेपर फर्स्ट में इस समय दुष्यंत कुमार की गज़लें पढ़ा रही हूँ। हमने वो आदमी नहीं है, मुकम्मल बयान है, लास्ट वीडियो में ये गज़ल की थी। आज हमारे सामने उनकी गज़ल है फिर धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा है। दुष्यंत कुमार परिचय के मोहताज नहीं है। 1933 ईस्वी में हमारे इस महान साहित्यकार का उदय हुआ था, जन्म हुआ था, और 1975 ईस्वी में देहावसान हुआ था। नई कहानी ये नाम सबसे पहले कल्पना पत्रिका के अपने लेख में दुष्यंत कुमार ने ही दिया था। वो एक कंठ विस्फाई खंडकाव्य लिखकर एक सार्थक खंडकाव्य लेखकों की श्रेणी में अपना नाम अमर कर चुके। एक कंठ विस्फाई मैं चाहूँगी कि जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं वो ज़रूर पढ़ें। साये में धूप गज़ल संग्रह के माध्यम से इन्होंने साहित्य जगत में धूम मचाई थी। बाद में अलग अलग पत्रिकाओं में इनकी गज़लें छपती रही। जनांदोलनों में, सेमिनार्स में, कस्बों गांवों तक इनकी गज़लों की पहुंच है, धूम है। एक वाकया इस मामले में मुझे याद आता है। एक बार कहीं एक कार्यक्रम हो रहा था, उसमें छात्र नेता पदाधिकारी भी थे। तो किसी छात्र नेता को आगे जाकर कोई ओजस्वी भाषण देना था जो उसने तैयार किया, और मुझे बोला कि कोई ढंग की चीज़ आप लिख दो, बता दो, मैं उसको बोलना चाहता हूँ। मैं बहुत बिजी थी, पजल थी। मेरे मुंह से अचानक दुष्यंत का एक शेर निकल गया। कौन कहता है आसमान में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। युवा था लड़का, युवाओं की भीड़ थी, तो उसने उसका मतलब पूछा। मैंने जैसा यथासंभव मुझे जितनी बुद्धि प्राप्त है मैंने उसको मतलब बता दिया। फिर उसने पूछा, मैडम ये सुराख को क्या मायनो हुए, सुराख को मतलब क्यों हुए? तो मैंने उसको बोला, भाई इसका मतलब होता है होल, छेद। वहाँ वो जब उसकी बारी आई बोलने की, पट्टा गड़बड़ा गया। वहाँ बात में बोलता है, कौन कहता है आसमान में छेद हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। लोगों को खैर क्या पता चलता, बात उसने बोल दी। लेकिन ये शेर पढ़ते समय वो लड़का मुझे कई बार याद आ जाता है। तो ऐसे मतलब जो शेरो शायरी की दुनिया से अनजान है, जो साहित्य का ज़्यादा पठन पाठन नहीं करते, उन लोगों तक भी दुष्यंत कुमार पहुंच जाते हैं। मेरे जैसे लोगों के जरिए ये इनके प्रकारे। और अकादमियों में, कॉलेज, विश्वविद्यालय में तो खैर ये एक चिर परिचित नाम है। और बेशक बहुत उम्दा इन्होंने लिखा है, बहुत बार इनकी चीज़ें याद आती हैं। चुनावी मौसम में कई बार मुझे एक शेर इनका बहुत याद आता है। कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ मयसर नहीं चराग इस शहर के लिए। इसी तरह से अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो भी बहुत काम के शेर हैं। गज़ल उर्दू की काव्य विधा है, रही है शुरू से, परंपरागत रूप से मीर गालिब की चीज़ रही है। लेकिन इसको हिंदी में लाने का क्षेत्र का काम दुष्यंत कुमार ने किया। दो दो पंक्तियों की जोड़ी को शेर कहते हैं, और प्रत्येक शेर का एक मुकम्मल, अलहदा और कंप्लीट सेंस होता है, अर्थ होता है। हम पढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा है। फिर धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा है। वातावरण सो रहा था, आंख मलने लगा है। पिछले सफर की न पूछो, टूटा हुआ एक रथ है जो रुक गया था कहीं पर, फिर साथ चलने लगा है। हमको पता भी नहीं था वो आग ठंडी पड़ी थी, जिस आग पर आज पानी सहसा उबलने लगा है। जो आदमी मर चुके थे मौजूद है इस सभा में, हर एक सच कल्पना से आगे निकलने लगा है। ये घोषणा हो चुकी है, मेला लगेगा यहाँ पर, हर आदमी घर पहुंचकर कपड़े बदलने लगा है। बातें बहुत हो रही है मेरे तुम्हारे विषय में, जो रास्ते में खड़ा था पर्वत पिघलने लगा है। एक ही साथ इस कविता में लोगों की मानसिकता, प्रेम के प्रति दृष्टिकोण, व्यक्तिगत संबंधों में बदलाव, समाज, प्रकृति, सब कुछ है। अलग अलग रूपक और उपमानों के बहाने
कवि ने जीवन में गहरी घुसपैठ की है। फिर धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा है, वातावरण सो रहा था, अब आँख मलने लगा है। एक समय होता है जैसे रात को हम सोते हैं तो सुबह जब सूरज अच्छी तरह उग जाता है, उसके पहले की स्थिति देखिए, हल्की हल्की धुंध सी है, हवाओं में थोड़ी खुनक, थोड़ी ठंडक सी है, सूरज की किरणें आहट लेने लगी हैं। उस समय हमको ऐसा लगता है कोई बच्चा या हम, नींद तो खुल गई लेकिन अभी जम्हाई ले रहे हो, थोड़ा थोड़ा नॉर्मल होने की, नींद से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा बहुत चीज़ों के लिए होता है। बरसों से घर बंद पड़ा हो, महीने भर घर को बंद करके घूमने गए हो और आते हैं तो जाले लगे हुए, धूल लगी हुई, लेकिन जब खिड़कियां खोल दी, दरवाजे खोल दिए, बासी हवा निकल गई, ताजी हवा आई है, एक तरफ थोड़ा सा बैठने की व्यवस्था हो गई, तो यूं लगने सा लगा है कि वातावरण सो रहा था, आँख मलने लगा है। एकदम से लग रहा था ओहो कैसे घुसेंगे इस घर में। लेकिन फिर पहले एक कोना बुहारते हैं, वहाँ कोई चटाई गद्दी कुर्सी रखते हैं, किसी और कोने को बुहार कर खाने पीने का रखते हैं। होली दिवाली में हमारा अनुभव है, आप इसको सिर्फ घर के बंद रखने से नहीं जोड़ सकते, इसको हर जगह जोड़ सकते हैं। गर्मी की छुट्टियों के बाद आप कॉलेज आएंगे तो एक बार सब कुछ बंद सा रहेगा, एक बच्चा आया, 2 बच्चा आया, 3 बच्चा आया, स्टूडेंट्स धीरे धीरे आते रहेंगे और यूँ लग रहा था जो छुट्टियाँ थी वो एक वातावरण सोने जैसा था और अब धीरे धीरे आँख मलने लगा। मतलब है हम भी उठते हैं तो करे भाई काम करे, बहुत सारे काम पड़े रात के, एकदम से अचानक तो नींद नहीं खुलती, लेकिन धीरे धीरे मुंह धो लेते हैं, चाय पी लेते हैं तो लगता है कि वातावरण आँख मलने लगा है, माइंड सेट होने लग गया है। ये आप किसी भी जगह पे लागू कर सकते हैं, बहुत वृहत अर्थ है इसका। जैसे देश में चुनाव नहीं है, कोई हलचल नहीं है तो जीवन वैसे ही रुका रुका सा चल रहा है, लेकिन घोषणाएं होने लगती हैं तो चुनाव तिथियों के साथ साथ बहुत सारी और सरगर्मियां शुरू हो जाती हैं। पिछले सफर की न पूछो, टूटा हुआ एक रथ है जो रुक गया था कहीं पर फिर साथ चलने लगा है। कभी से कदाचित किसी ने पूछा हो कि कैसा रहा पिछला सफर, कैसी कटी जिंदगी, तो बोलते हैं ना भाई पिछला कुछ मत पूछो, सब रुका हुआ था, लेकिन जैसे तैसे टूटे फूटे अंग प्रत्यंगों के साथ, टूटे हुए कम संसाधनों के साथ फिर से कोशिश करने लगे हैं। हर शेर का मैं कहूँगी बहुत सारा मतलब है, बहुआयामी है, परत दर परत अर्थ खुलते चले जाएंगे आप सोचेंगे तो। कि पिछले सफर के बारे में मत पूछिए। कई बार हम काफ़ी बीमार हो जाते हैं, पैर में लग गई, हाथ में लग गई, बिस्तर पे पड़े हैं, बैंडेज लग गया, लेकिन हम जब ठीक होते हैं तो अपने अंगों को समेट कर खुद को थोड़ा तैयार करके मानसिक शारीरिक रूप से और निकल पड़ते हैं उसी टूटे हुए रथ यानी थके हुए शरीर, घायल शरीर के साथ फिर से यात्रा पे, जीवन एक यात्रा है उसमें चल पड़ते हैं। हमको पता भी नहीं था वो आग ठंडी पड़ी थी जिस आग पर आज पानी सहसा उमलने लगा है। अगर हमने लकड़ी जलती हुई देखी है, बाद में वो राख बन जाती है। बहुत देर तक अगर आप उस राख को नहीं छुएंगे तो भला रहेगा, क्योंकि जो हमें राख दिखती है वो गर्म होती है। पुराने लोग क्या करते थे पहले, या अभी भी जो खेतों में काम करते हैं, जिनके गाँव में खाना चूल्हे पे बनता है, वो एक माचिस की तीली भी वेस्टेज के रूप में नहीं रखना चाहते, लगाना चाहते। वो जब लास्ट का फाइनल रात को खाना बना लेते हैं तो पूरी की पूरी गर्म राख को चूल्हे के अंदर वापस डाल के एक ढेरी बना लेते हैं और उसके अंदर एक कोई उसका जो उपला होता है, कंडा होता है गोबर का, थेपली, उसको तोड़ करके उसके अंदर डाल देते हैं गर्म राख में। और सुबह जब वो चूल्हा जलाने के लिए उस राख को हटाते हैं तो वो उनको वो जो उपला है, थेपड़ी, वो जलती हुई मिलती है। उसके ऊपर लकड़ी के छोटी छोटी टुकड़ियाँ, उनको कांटी बोलते हैं, कांटे, वो डाल देते हैं, फूंक मारेंगे, कागज डालेंगे, आग जल जाएगी। मतलब उनके पास उस आग, जिस आग को राख में बदल चुके देख चुके हैं, उस राख में इतनी संभावनाएं होती हैं कि आपका हाथ जल सकता है, अगर उसमें कोई ज्वलनशील चीज रख दी गई तो घर जल सकता है, तरीके से कायदे से इस्तेमाल लिया जाए तो सुबह दोबारा उस पर खाना बन सकता है। तो यहाँ पर यही बात है कि बहुत बार हमको कोई आदमी चुका हुआ दिखता है, कोई महिला हारी हुई दिखती है, हम एकदम से हिम्मत हारे हुए से नजर आते हैं, लेकिन वापस पूरा हौसला समेट कर जो बची हुई हमारे अंदर उस राख में जो गर्मी थी,
जो तपिश थी, जो थोड़ा बहुत गुंजाइश जिसको कह सकते, थोड़ी गुंजाइश बची थी, उसके सहारे जब राख दोबारा से आग जलाने का काम कर सकती है तो इंसान भी नए सफर पे निकल सकता है। कि जिस आग पर आज पानी उबलने लग गया है, वो आग एक दिन राख लगती थी। आप देख लीजिए गांव में लोग ये भी करते हैं कि खाना बन गया, चूल्हे की सारी लकड़ियां बुझा दी गई, लेकिन अब बुझे हुए चूल्हे के ऊपर वो एक भगोना पानी का, एक टोकनी पानी की भर के रख देते और उसके ऊपर एक कपड़ा उड़ा देते, मोटी गुदड़ी बोरी। सुबह जो सबसे पहले उठ के नहाता है उसको चूल्हा जलाना नहीं पड़ता, वो अपने उसी पानी से नहाता है जो रात में उसने बुझे हुए चूल्हे पर रखी थी। वो पानी उनको नहाने लायक गर्म क्यों मिलता है? क्योंकि उस राख में गर्माहट थी, उस राख में चिंगारी थी। तो इसी तरह बहुत बार जो लोग चुके हुए लगते हैं, थके हुए लिखते हैं, वो सहसा अपने पुराने उत्साह को संचित करके नई दौड़ में शामिल हो जाते हैं। तो जिस आग को राख में बदलते देखा था, ठंडी पड़ते देखा था, उसके ऊपर पानी उबल रहा है। ये बीती हुई शक्तियों को फिर से सृजित करके आगे बढ़ने की हौसले वाली पंक्तियां हैं। जो आदमी मर चुके थे मौजूद है इस सभा में, हर एक सच कल्पना से आगे निकलने लगा है। अब आप अगर यूं पढ़ेंगे कि जो आदमी मर गया वो वापस कैसे आ गया, जिंदा कैसे हो गया, इसको यूं पढ़िए। जब आप चुप रहते हैं बोलने वाली जगह, तो आप मर ही तो गए। गालिब का एक शेर है, बड़ा शानदार है। रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जो आंख ही से ना टपका तो फिर लहू क्या है। कि खून का काम इतना ही नहीं है कि वो हमारी नसों में दौड़ता रहे, वक्त आने पर जब हमारी आंख में नहीं उतर के आया तो फिर खून क्या है। खून का मतलब है अन्याय के खिलाफ उबल पड़ना, प्रतिकार करना, गलत का विरोध करना। यहाँ पर यही बात है कि जो लोग मर चुके थे, वक्त पर बोले नहीं, अन्याय का प्रतिकार नहीं किया, वो आज मौजूद है सभा में। वापस चुनाव हो रहे हैं या वापस बड़ों की मीटिंग हो रही है, वापस कोई भी खाने पीने के दिन लौटे हैं, तो उनकी जुबान खाने के लिए तो है, बोलने के लिए नहीं है। हर एक सच कल्पना से आगे निकलने लगा है। कल्पना पहले कहते थे ऐसी ऐसी होती है जो कभी सच साबित नहीं हो सकती। तो इस तरह से हमने ये देखा कि हमको पता भी नहीं था, वो आग ठंडी पड़ रही थी, ये हमने कर लिया। जो आदमी मर चुके थे मौजूद है इस सभा में, हर एक सच कल्पना से आगे निकलने लगा था। मतलब जो आदमी मर चुके थे मौजूद है इस सभा में, हर एक सच कल्पना से आगे निकलने लगा है। सच वक्त पर नहीं बोला, मृत प्राय है। तो जो आंख यहीं से ना टपका तो फिर लहू क्या है वाली बात आ गई कि जब कल्पना, अब ऐसे ऐसे सच हमारे सामने आने लग गए कि उनकी जैसी तो हमने कभी कल्पनाएं भी नहीं की थी। हम एंड्रॉयड फ़ोन की अगर बात करें तो ऐसे ऐसे फीचर्स है जिसके बारे में हमने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। घर में इतनी सारी फैसिलिटीज विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने दी है कि उसमें हम कभी सोच भी नहीं पाते थे। उसी तरह मनुष्य के गिरने की भी कोई सीमा नहीं है। जैसे जैसे हादसे होने लगे, जैसी जैसी घटनाएं होने लगी है, जो चीज़ कल्पना में नहीं सोची थी वो सच साबित हो रही है, सच उनसे भी आगे निकलने लगा है। ये घोषणा हो चुकी है, मेला लगे यहाँ पर, हर आदमी घर पहुंचकर कपड़े बदलने लगा है। जैसे ही खाने पीने की बात आती है लोग तैयार होकर समय पे पहुंच जाते हैं। मौका ताड़ने वाले लोगों पर ये पंक्ति फिट बैठती है कि वो मौके के इंतजार में होते हैं, कब मिठाई बटे, कब कोई मेला लगे, कब महफिल सजे और वो कपड़े लगाकर तैयार होकर वहाँ पहुँच जाए। उसके पहले वो सुसुप्त अवस्था में होते हैं और परतों की परतें अर्थों में होती हैं। आप इनको दूसरी जगह भी लागू कर सकते हैं। बातें बहुत हो रही है मेरे तुम्हारे विषय में, जो रास्ते में खड़ा था पर्वत पिघलने लगा है। यहाँ पर एक जोड़े, एक कपल की बात हो रही है कि दो लोगों में शायद दूरियां थी, लोग उनके बारे में बोलना भूल गए थे और उन दिनों लोग वापस उन दोनों की बातें कर रहे हैं तो शायद लगता है कि वो लोग पास आ रहे हैं। उन लोगों को पास आते देख करके लोग उनकी बातें कर रहे हैं, तो बातों को फोकस किया है। कैसे लोग दूसरों की निजी जिंदगी में ताक झांक करते हैं कि लोग हमारी इतनी बातें करते हैं कि लगता है हमारी बीच की जो दीवार थी, हमारे बीच जो चुप्पी थी वो पिघलने लगी है, वापस हम करीब आ रहे हैं। तो आप ये देखिए कि कितने तंज, कितने कटाक्ष, कितने माध्यमों से इस गज़ल में दुष्यंत कुमार ने किए हैं। आज इतना ही, दूसरे चैप्टर के साथ में, दूसरे कवि के साथ में
दूसरे वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक बने रहिए, देखते रहिए। हैव ए नाइस डे।